हाँ तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th के एनसीईआरटी बुक के इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का क्वेश्चन आंसर और न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे और इसको मैं आपको समझाऊंगा जितने कम समय में आप इसको सॉल्व कर सकते हैं उस तरीके से। कहीं पर अगर आपको लगे कि थोड़ा फास्ट है तो आप वीडियो को पॉज करके भी समझ सकते हैं, उसको देख सकते हैं, बोर्ड आपको पूरा का पूरा क्लियर नजर आएगा। तो स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल आपका जो इस चैप्टर का है वो कहता है कि एक वायर है, ये एक वायर है जिसका रेजिस्टेंस R है। एक वायर है जिसका रेजिस्टेंस R है और इसको 6 टुकड़े में काटा गया है। 6 टुकड़े में काटा गया अर्थात ये 1 2 3 4 5, ये 5 टुकड़े में काटा गया है इसको। ठीक है, 5 टुकड़े में अगर इसको काटा गया तो ये एक हिस्सा जो हुआ ये पूरा का रेजिस्टेंस R है, तो एक हिस्से का रेजिस्टेंस R/5 हो गया। 5 टुकड़े में बांटा गया तो 5 से डिवाइड कर दिया, तो हमें एक टुकड़े का ये रेजिस्टेंस आ गया। अब इस टुकड़ों को जो है यहाँ से जो ये टुकड़े बने इसको ला के पैरेलली सजा दिया गया है। 1 वायर, 2 वायर, 3 वायर, 4 वायर, 5 वायर, ये पांचों को ऐसे पैरेलल सजा दिया गया। हर का रेजिस्टेंस जो है R/5 है, इस सबको पैरेलल जोड़ दिया गया है। ठीक है, और इसका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है उसको R' बताया गया है। तो पैरेलल जोड़ने के बाद ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम कैसे निकालते हैं, तो उसके लिए एक चीज समझिए। जैसे ये एक रेजिस्टेंस है, ये एक रेजिस्टेंस है, अगर ये भी 5 ओम का है, ये भी 5 ओम का है, तो जब इसको पैरेलल करेंगे, अगर दोनों रेजिस्टेंस सेम वैल्यू का है और जब पैरेलल किया जाता है तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने का बहुत ही आसान तरीका है कि उतना से डिवाइड कर दो। जैसे ये 2 रेजिस्टेंस है तो 5 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो जाएगा 5/2। अगर ये 3 रेजिस्टेंस अगर हम जोड़ते हैं तो 5 को ये जितना वैल्यू है उसको 3 से डिवाइड कर देंगे तो इक्विवेलेंट हो जाएगा। सेम अगर मान लिया ये सब रेजिस्टेंस 8 ओम का हो, अगर मान लिया ये 5 को जोड़ दिया, हमने 5 को जोड़ दिया तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा 8/5। यानी जो वैल्यू है, ये फॉर्मूला तभी लगाइएगा जब सारे रेजिस्टेंस सेम वैल्यू का है, तो जब वैल्यू है उसको जितना रेजिस्टेंस उससे केवल डिवाइड कर देना है। तो हमारे पास जो है 5 रेजिस्टेंस है और प्रत्येक का वैल्यू क्या है, R/5 है, R/5 है। और इसको जो है 5 को सजाया गया है तो इसको नीचे जो है 5 से हम डिवाइड करेंगे, ये हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो जाएगा R' का वैल्यू। यानी कि R' बराबर हो गया R/5 गुना 5 यानी कि R/25। अब यहाँ अगर इस R' को इधर और इसको इधर ले आए तो हमारे पास हो जाएगा R/R' तो देखिए R' को इधर ले गए, इसको इधर ले गए तो 25/1। यानी ये रेशियो पूछ रहा था R/R' का कितना वैल्यू होगा, जो आया हमारा 25/1, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर है 4। यानी ये पहला आंसर आ गया हमारा 4। दूसरा क्वेश्चन आपको कहता है कि 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें पावर का कौन सा फॉर्मूला नहीं है। तो पावर का फॉर्मूला आप जानते हैं कि P बराबर होता है VI, यानी ये तो फॉर्मूला ओके है। फिर अगर इसको आगे जाते हैं, V बराबर होता है IR और ये एक I, यानी ये हो गया I²R, जो कि हमारा पहला ऑप्शन है, यानी ये भी हमारा पावर का फॉर्मूला है। तीसरा ये V²R को अगर सॉल्व करें तो ये V को लिखते हैं I²R² V² को, और नीचे R है तो R कैंसिल हो गया, तो ये यही चीज आ गया I²R, यानी पहला और चौथा ये सेम चीज है। बच गया हमारे पास ये, यानी सेकेंड नंबर जो है ये पावर का फॉर्मूला IR² नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको कहता है कि एक बल्ब है जिसका वोल्टेज जो है 220 वोल्ट है और उसका पावर जो है 100 वाट है। ये इसका पावर है। ये हो गया केस 1, यानी नॉर्मल केस में जो है उसका वोल्टेज ये है और पावर ये है। केस 2 में उसको क्या कहता है कि जो वोल्टेज है, ये V1 और ये V2 अगर मानते हैं वोल्टेज है, हम उसको 110 वोल्ट पर ऑपरेट करते हैं, यानी जितना वोल्टेज का रेटिंग है उससे हाफ वोल्टेज देते हैं, तो पावर वो क्या लेगा, कितना पावर लेगा। यानी 2 केस है और दूसरे केस में हमारा पावर निकालना है। तो कभी भी अगर 2 केस दिए हुए हो सवाल में और
एक की सहायता से दूसरे केस में किसी वैल्यू को निकालना हो तो इसमें एक की पॉइंट है जो हमेशा आप याद रखिएगा कि पहले केस में, इन दोनों केसों में पहले हम कंपेयर करते हैं कि ऐसा क्या चीज है जो बदलता नहीं है, जो कांस्टेंट है, और उसी कांस्टेंट चीज को पहले केस में निकाल के सेकंड केस में पुट करते हैं। तो हमें पावर निकालना है, तो पावर का फॉर्मूला हमारे पास होता है P बराबर V इंटू आई। इस फॉर्मूले को अगर देखते हैं तो पहले केस में वोल्टेज और दूसरे केस में वोल्टेज बदल रहा है, यानी P V वेरिएबल है, और ओम्स लॉ के अनुसार जानते हैं कि V अगर बदलता है तो I भी बदलता ही है। यानी इस फॉर्मूला में दोनों वेरिएबल है तो हमें कांस्टेंट कुछ नहीं मिल रहा है, तो ये फॉर्मूला इस केस में हम नहीं लगाएंगे। हम पावर का दूसरा फॉर्मूला जो अभी होता है V स्क्वायर बटा R, ये फॉर्मूला लगाएंगे। इसमें आप देखिए V तो बदलेगा लेकिन R रेजिस्टेंस जो है, चूंकि बल्ब हमारा वही है तो बल्ब का जो रेजिस्टेंस है वो पहले केस में भी उतना ही रहेगा और सेकंड केस में भी उतना ही रहेगा। तो इस फॉर्मूला को लगाएंगे तो यहां से R का वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगा, V स्क्वायर बटा P। इससे हम R का वैल्यू निकाल के पहले केस से दूसरे केस में पुट कर देंगे। तो पहले केस में हमारा R का वैल्यू कितना आ जाएगा, V स्क्वायर, यानी 220 गुणे 220 और बट्टा P का मतलब 100। तो 1 0 1 0 1 0 1 0 कट गया, यानी 22 गुणे 22 यहाँ रेजिस्टेंस का वैल्यू हो गया। अब दूसरे केस में अगर हम पावर का वैल्यू निकालेंगे P, तो यहाँ भी फॉर्मूला वही होगा V स्क्वायर बटा P। V स्क्वायर का मतलब हुआ 110 गुणे 110 और बटा P R हमारा आया है 22 गुना 22। तो ये हो गया 11 दहिया 110, 11 दूनी 22, 11 दहा 110, 11 दूनी 22, 2 पचे 10 और 2 पचे 10, यानी हो गया 5 गुने 5 यानी 25 वाट हमारा जो है पावर आएगा। इस क्वेश्चन का आंसर हमारा 25 वाट आएगा, जो कि है ऑप्शन नंबर डी। इसका आंसर जो आएगा डी होगा, 3rd नंबर का। अगले सवाल में आपका है कि दो रेजिस्टेंस है, दो मटेरियल है जो सेम रेजिस्टेंस सेम मटेरियल का है, यानी कहने का मतलब दोनों सेम रेजिस्टेंस है। उसको पहले केस में जो है सीरीज में जोड़ा जाता है और दूसरे केस में जो है पैरेलल में जोड़ा जाता है। ये दो केस बनाए हैं। तो अगर मटेरियल का रेजिस्टेंस मान लेते हैं R है, तो यहाँ पर सीरीज का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो जाएगा 2R, दोनों जुड़ जाएगा, और यहाँ पे पैरेलल में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो पैरेलल का होगा, देखिए दोनों सेम रेजिस्टेंस है तो सीधा 2 से डिवाइड कर देना है, R बटा 2। ये पैरेलल का हो गया, ये सीरीज का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो गया। कहता है दोनों में वोल्टेज जो सप्लाई किया जाता है सेम वोल्टेज सप्लाई किया जाता है, यहाँ भी सेम वोल्ट सप्लाई किया जाता है, यहाँ भी सेम वोल्ट सप्लाई किया जाता है। तो इसका जो है हीट जो निकलेगा उसका रेशियो निकालना है। तो हीट का निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, I स्क्वायर R होता है। इस फॉर्मूला में हमारे पास I है और R है, यहाँ R तो है लेकिन यहाँ I नहीं है, V है। तो V बराबर हमारे पास क्या होता है, V बराबर होता है IR, यानी I बराबर क्या हो गया, V बटा R। ये वैल्यू अगर इसमें हम रखते हैं तो H का वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगा, H बराबर हो जाएगा V स्क्वायर बटा R स्क्वायर इंटू R। तो एक R एक काट कट गया, V स्क्वायर बाई R, ये हीट का आपका वैल्यू आ गया। अब इस फॉर्मूला से हम लोग दोनों का निकाल लेंगे। हमारे पास क्या चीज पूछ रहा है, सीरीज में जो हीट निकलता है यानी HS बटा पैरेलल में जो हीट निकलता है उसका रेशियो कर रहा है, हीट पैरेलल का। तो सीरीज में हीट के लिए ये वाला फॉर्मूला जब लगाएंगे यहां से, तो V तो चूंकि दोनों में सेम है तो ऊपर रह जाएगा V स्क्वायर बटा R जो है सीरीज का इक्विवेलेंट, और नीचे हो जाएगा V स्क्वायर बटा R जो है पैरेलल का इक्विवेलेंट। ठीक है, V स्क्वायर कट गया तो ये वैल्यू आ गया RP बटा RS। RP का वैल्यू हमारे पास आया था R/2 और RS का वैल्यू आया था 2R। ठीक है, तो ये R कट गया तो 1/4 हमारा आंसर आया।
इसको सॉल्व करने के बाद। यानी इसका ऑप्शन जो है आंसर नंबर आ गया 1/4 सी है, तो इसका आंसर जो है सी आएगा आपका। अगला सवाल कह रहा है कि किसी भी सर्किट में वोल्टमीटर को कैसे लगाया जाता है, किस प्रकार कनेक्ट किया जाता है। तो ये हमारे पास एक सर्किट है जिसमें ये एक रेजिस्टेंस है और ये वोल्टेज सोर्स है, जिससे ये मान लिया बैटरी सोर्स है जिससे सप्लाई जा रही है। तो इसमें वोल्टमीटर कैसे कनेक्ट करेंगे, तो वोल्टमीटर हमेशा जो लोड होता है उसके पैरेलल में कनेक्ट होता है, इसके पैरेलल में कनेक्ट होता है, यानी इसके दोनों पॉइंट जो है लोड के दोनों पॉइंट के साथ कनेक्ट होंगे। तो इसका आंसर यही होगा कि वोल्टमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल विद द लोड और इन सर्किट। अब हम छठे प्रॉब्लम पे आते हैं। इसमें एक आपको कॉपर वायर दिया हुआ है जिसका डायमीटर दिया हुआ है 0.5 mm, यानी कि इसका वैल्यू हो गया आपका 0.5 इंटू 10⁻³ मीटर। कभी भी न्यूमेरिकल कोई भी बनाएंगे तो उसको स्टैंडर्ड यूनिट में पहले दिए हुए क्वांटिटी को ले जाना जरूरी होता है। एमएम जो है स्टैंडर्ड यूनिट नहीं है, मीटर स्टैंडर्ड यूनिट है। ये हो गया डी का वैल्यू, और इसके बाद हमारे पास रो का वैल्यू दिया हुआ है स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी 1.6 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर। ये हमारा स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी दिया हुआ है। और इसके बाद आपको एल लेंथ निकालने के लिए बोल रहा है, और साथ ही दिया हुआ है कि रेजिस्टेंस उसका होना चाहिए 10 ओम्स। 10 ओम्स रेजिस्टेंस के लिए एल निकालने का ये सवाल है। तो इसमें जो फॉर्मूला इस्तेमाल होगा हमारे पास, रेजिस्टेंस इक्वल टू होता है रो एल बाई ए। तो इसमें आप देख रहे हैं कि ये वैल्यू हमारा यहां दिया हुआ है, रो हमारा यहां दिया हुआ है, एल निकालना है और ए हमारा डायमीटर से निकलेगा। ये हमें चूंकि ये डायमीटर दिया हुआ है तब एरिया बराबर होता है पाई आर स्क्वायर। इस फॉर्मूले को इस्तेमाल हम लोग करेंगे, तो उसके लिए आर की जरूरत पड़ेगी। और ये हमारा डी दिया हुआ है तो डी को पहले आर में बदल लेते हैं, तो ये हो जाएगा 0.5/2 इंटू 10⁻³ मीटर। इस चीज को हम यूज करेंगे, दूसरा इस चीज को हम लोग यूज करेंगे, और तीसरा इस चीज को हम लोग यूज करेंगे। और उससे हमारा यहाँ एल निकालना है। तो एल निकालने के लिए इसको अगर लेके आते हैं, एल निकालने के लिए तो ए यहाँ चला जाएगा, तो एल इक्वल टू हो जाएगा आर इंटू ए बटा रो। ये हमारा फॉर्मूला बनता है। तो इस फॉर्मूले पर हम आगे बनाएंगे। तो देखिए इधर वैल्यू हमारा दिया हुआ है, तो इसको हम पहले जो हमारा फॉर्मूला आया है उसको हम लोग इधर लिख लेते हैं। फॉर्मूला हमारा आ गया एल इक्वल टू आर ए बाई रो। ये फॉर्मूले से हमें निकालना है। तो अब इस फॉर्मूले पे हम चलते हैं। तो एल इक्वल टू सबसे पहले आर लिखना, आर का वैल्यू है 10, और उसके बाद एरिया निकालना है। तो एरिया है हमारा पाई, पाई का मतलब हो गया 22/7 और इंटू आर स्क्वायर। आर का वैल्यू हमारा ये आया है 0.5 का स्क्वायर, 0.5 का स्क्वायर, और बटा 2 का स्क्वायर होगा, तो बटा 2 का स्क्वायर नीचे आ जाएगा, और इंटू 10⁻³ इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। ये आपका ये हो गया बटा एल। एल का मतलब हो गया ये हमारा नीचे हो गया 1.6 इंटू 10⁻⁻8 ये वैल्यू हुआ। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा ये आ गया, इसको ढंग से अगर लिखा जाए तो 10 इंटू ये हो गया 22 गुना इसका स्क्वायर हो जाएगा आपका 0.25 इंटू स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 10⁻⁻6, और बटा नीचे आ गया 7 है हमारा पहले, फिर हो गया 2 का स्क्वायर 4, और गुना हो गया 1.6 इंटू 10⁻⁻8। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारा एल का वैल्यू आ जाएगा। इसको काट के सॉल्व कर लीजिएगा, काहे कि ये कैलकुलेशन है, कैलकुलेट करेंगे तो काफी लंबा टाइम ले लेगा। तो इसको मैं यहीं छोड़ देता हूँ, इसी को सॉल्व कीजिएगा तो आंसर आ जाएगा। इसके आगे कह रहा है कि रेजिस्टेंस जो हमारे 10 ओम है, सब चीज अगर सेम रहे तो रेजिस्टेंस कितना बढ़ जाएगा अगर डी को बढ़ा दिया जाए।
तो यहाँ से फॉर्मूला था हमारा R बराबर रो L बाई ए, ठीक है। तो ये D हमारा रो में तो है नहीं, L में भी हमारा नहीं है, D हमारा आता है A के अंदर, A के अंदर आता है, यानी ई दोनों को हटा दे तो हमारा हो गया R प्रोपोर्शनल टू 1 बाई ए का मतलब है ये है 1 बटा पाई R स्क्वायर, ठीक है। यानी पाई कांस्टेंट हो गया, यानी R हमारा जो प्रोपोर्शनल हो गया 1 बटा R स्क्वायर, यानी ये आ रहा है हमारे पास जो कंक्लूजन जो है R जो है प्रोपोर्शनल टू आ रहा है 1 बटा R स्क्वायर, यानी R स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। तो अब अगर D को डबल किया जाएगा, यानी कि R हमारा डबल हो जाएगा, R हमारा डबल होगा, यानी ये हो जाएगा R की जगह हो जाएगा हमारा 2R उसका स्क्वायर, यानी 1 बटा 4 इंटू R स्क्वायर ये आएगा, यानी R जो है हमारा कुल मिला के 1 बटा 4 से घट जाएगा, यानी हमारा रेजिस्टेंस अगर डायमीटर को डबल किया गया तो रेजिस्टेंस हमारा 1/4 बचेगा। ये इसका सॉल्यूशन है। 7वें क्वेश्चन में आपको वोल्टेज और करंट का कुछ रेशियो दिया हुआ है, इसको ग्राफ बनाना। तो ग्राफ पेपर लेके इस डायरेक्शन में आप वोल्टेज ले लीजिएगा और इस डायरेक्शन में करंट ले लीजिएगा और इसको 2 4 6 इस तरीका से मार्किंग करके 1 2 3 इस तरीका से मार्किंग करके जो पॉइंट दिया हुआ है ऐसे ऐसे आपका आ जाएगा और ये इस तरीका से आपका क्लियरली एक ग्राफ बन जाएगा। और दूसरी उसमें रेजिस्टेंस निकालने का रहा तो रेजिस्टेंस ओम्स लॉ के अनुसार V बटा I आता है। तो जितना रेशियो दिया हुआ है किसी भी एक रेशियो के लेके उसका V और I पुट करके R का वैल्यू निकाल लीजिएगा। तो ये कोई ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है, आराम से बन जाएगा। हमारा 8 नंबर सवाल ये है कि ये एक रेजिस्टेंस है, इसको 12 वोल्ट सप्लाई से जोड़ा गया है जिससे 2.5 मिली एम्पियर का करंट उसमें दौड़ रहा है। तो आपको यानी V का वैल्यू दिया हुआ है और I का वैल्यू दिया हुआ है। V बराबर हो गया आपका 12 वोल्ट और I बराबर हो गया 2.5 मिली एम्पियर, यानी ये हो गया 2.5 इंटू 10 टू द पावर -3 एम्पियर ये दिया हुआ और R का वैल्यू निकालना है। तो V बराबर I यानी जो ओम्स लॉ है इसके अनुसार R बराबर हो गया V बाई I, इसमें बस वैल्यू रख देंगे। V का वैल्यू है 12 वोल्ट और R का वैल्यू हो गया आपका 2.5 इंटू 10 टू पावर -3। तो ये ऊपर चला जाएगा तो ये 12 हुआ इंटू 10 पे पावर 3 और गुने ये इसका एक 10 ऊपर और चला जाएगा और नीचे हो गया 25 का हो गया 5 5 25 और 5 दूनी 10 और ये हो जाएगा। इससे अगर इसको काट दें तो 5 दूनी 10 और 5 चौके 20 2.5 और इन दोनों को गुना करें तो 4.8 इंटू 10 टू द पावर 3 ओम ये आपका रेजिस्टेंस का वैल्यू आएगा। इस तरीका से हम लोग इसको बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको दिया गया है कि 4 रेजिस्टेंस ये जो है 5 रेजिस्टेंस सीरीज में लगे हुए 0.2 0.3 0.4 0.5 और 12 ओम का रेजिस्टेंस सीरीज में है और इसको एक 9 वोल्ट बैटरी से जोड़ दिया गया और बोल रहा है कि 12 वोल्ट ये जो 12 ओम ये जो रेजिस्टेंस है इससे कितना करंट फ्लो हो रहा है। तो ये केवल आप कंफ्यूज करने के लिए दी गई है। यहाँ से अगर आप सर्किट को देखें, अगर मान लीजिए ये प्लस है माइनस है तो करंट का फ्लो यहाँ से निकलेगा और ऐसे जोड़ते हुए यहाँ से आके यहाँ घुस जाएगा, ये करंट का फ्लो होगा। तो जो करंट इस रेजिस्टेंस से जा रहा है वही करंट इससे भी, वही करंट सभी से सेम करंट जा रहा है, ना कि अलग अलग। तो हमें सिर्फ ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लेना। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के लिए ये सारा सीरीज में है तो जोड़ देंगे तो ये होगा 0.2 प्लस 0.3 प्लस 0.4 प्लस 0.5 प्लस 12 तो ये हो गया 2 3 5 5 और 4 9 9 5 14 ये हो गया 1.4 प्लस 12 यानी 12 13.4 ओम का ये रेजिस्टेंस हो गया। अब जो करंट निकालना I का वैल्यू हो जाएगा V बटा R।
तो V है आपका 9 वोल्ट और R हो गया 13.4, यानी कि हो गया 90/134। इसको सॉल्व कर लेंगे, वही हमारा एम्पियर में करंट का वैल्यू हो जाएगा। सवाल नंबर 10 हमारा कहता है कि 176 ओम के बहुत सारे रेजिस्टेंस ऐसे पैरेलल में जोड़े गए हैं और इसे एक 220 वोल्ट सप्लाई से जोड़ दी गई है, और ये पूछ रहा है कि कितने रेजिस्टेंस हमारा जोड़े जाए कि ये जो है 5 एम्पियर का करंट ड्रा करे। यानी आई हमारा दिया हुआ है 5 एम्पियर और भी हमारा दिया हुआ है 220 वोल्ट, ये दिया हुआ है। और हमें जो है ये निकालना है कि इसमें कितने रेजिस्टेंस जोड़ने। कितने रेजिस्टेंस का मतलब है, मान लीजिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इसका R मान लेते हैं कि सब मिला के हमारे पास R रेजिस्टेंस आता है। तो ये R हमारा निकल जाएगा R बराबर V/I से, V/I से निकल जाएगा। तो V हमारा है 220 वोल्ट और I है हमारा 5 एम्पियर। 5 चौके 20 और 5 चौके 20 यानी 44 ओम्स हमारा ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है। और ये जो है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है हमारा वो 176 ओम्स वाले रेजिस्टेंस को जोड़ के बनाया गया है। क्योंकि सारे जोड़ के बराबर हैं तो यहाँ पर मान लेते हैं कि लेट इन रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन पैरेलल। इन रेजिस्टेंस को कनेक्ट किया गया था। तो जब इन रेजिस्टेंस को कनेक्ट किया गया था तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R बराबर होगा 176/n। जैसा कि मैंने आपको शुरू में ही बताया कि जितने भी बराबर वैल्यू के रेजिस्टेंस को पैरेलल में जोड़ेंगे उससे डिवाइड हो जाता है केवल। तो सारे 176 है। हमारा R का वैल्यू प्राप्त हो चुका है यहाँ से 44, यानी N का वैल्यू आ जाएगा 176/R, इधर चला जाएगा तो R का वैल्यू यहाँ 44 देंगे तो ये 4 बार में कट जाएगा। यानी हमारा यहाँ पे जो है N बराबर आ गया 4 रेजिस्टेंस, यानी हमारा 4 176 का रेजिस्टेंस कनेक्ट होने के बाद हमारा सर्किट 5 एम्पियर का करंट लेगा। 11वां सवाल हमारा है कि हमारे पास 6 ओम के 3 रेजिस्टेंस है और इसको इस प्रकार से जोड़ना है कि पहला हमारे पास 9 ओम उसका रिजल्टेंट आए और दूसरे सवाल में है हमारा 4 ओम का रिजल्टेंट आए। तो हम सबसे पहले सवाल पर चलते हैं। 9 ओम लाने के लिए हम 6 ओम के 2 रेजिस्टेंस को पैरेलल में ज्वाइंट करते हैं। ये हमारा पैरेलल में 6 ओम और 6 ओम ज्वाइंट हो गया। और जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बताया था आपको कि जब पैरेलल में बराबर वैल्यू के रेजिस्टेंसों को कनेक्ट किया जाता है तो जितनी संख्या है उतना से डिवाइड करके उसका रिजल्टेंट निकलता है। जैसे कि हमारे पास यहाँ जो है 6 ओम का रेजिस्टेंस 2 जुड़ा है तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 हमारा ओम आ रहा है, यानी इसका रिजल्टेंट हमारे पास 3 ओम अभी आ रहा है। अब इस 3 ओम में एक रेजिस्टेंस हमारे पास और है। इस रेजिस्टेंस को अगर हम ऐड कर दें, मान लिया ये पॉइंट यहाँ A हुआ और ये पॉइंट यहाँ B हुआ, तो इसका रिजल्टेंट हमारे पास 3 ओम था और उसमें ये 6 जुटेगा। 3 + 6 = 9 ओम इसका रिजल्टेंट आ जाएगा। इस तरीका से हमें ये कंबाइन करना है। इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले इन दोनों का निकालेंगे तो ये हमारा 3 आ जाएगा और फिर 3 को 6 से जोड़ के हमारा रिजल्टेंट 9 ओम आ जाएगा। ये हमारा ए सवाल का सॉल्यूशन हुआ। अब दूसरा सवाल हमारा बी है। बी में हमारा 4 ओम्स लाना है, ये 6 ओम के 3 रेजिस्टेंस को जोड़ के। सबसे पहले हम 6 ओम के 2 रेजिस्टेंस को सीरीज में ऐड कर लेंगे। ये सीरीज में ऐड करेंगे तो इसका वैल्यू हमारे पास आ गया 6 + 6 यानी कि 12 ओम्स। ये आ गया, यानी इस चीज का रिजल्टेंट 12 ओम आ गया। अब इस पूरे के पैरेलल में एक 6 ओम का रेजिस्टेंस हम लगा देंगे। ये हमारा ए पॉइंट हो गया और ये हमारा बी पॉइंट हो गया। तो इस पैरेलल में जब 6 ओम का रेजिस्टेंस लगाएंगे तो
ये रिजल्टेंट आपको दे रहा है 12 ओम्स और ये है 6 ओम्स। ये दोनों का वैल्यू जब कैलकुलेट करेंगे 1/12 प्लस 1/6, चूंकि ये दोनों ब्रांच जो है पैरेलल में आ गई, तो इसको जब कैलकुलेट करेंगे एलसीएम आएगा हमारा 12, डिवाइड करेंगे तो 12 कहेंगे 12, 1 कहेंगे 1 प्लस 6 दूनी 12 और ऊपर आ गया 2, यानी 3/12। 3 से ये 4 कट गया, यानी कि हमारा 1/r, ये 1/r का वैल्यू यहाँ निकाल रहे हैं, 1/r इक्वल टू आ गया 1/4, यानी कि r इक्वल टू आ गया 4 ओम। ये आपका सॉल्यूशन हुआ। तो ये हमारा 11 नंबर क्वेश्चन आपने समझ लिया। अब चलते हैं अगले सवाल पे। हमारा 12 नंबर क्वेश्चन कहता है कि हमारे पास एक बल्ब है जो 220 वोल्ट जिसको पावर सप्लाई दिया गया है, यानी हमारा पावर सप्लाई है 220 वोल्ट। ये पावर सप्लाई दिया जा रहा है बल्ब को और इसके साथ जो है हमारा बल्ब ये जुड़ा हुआ है जिसकी रेटिंग है 10 वाट। ये 10 वाट का बल्ब है। कहता है इसके साथ बहुत सारे ऐसे बल्ब जोड़ दिए गए हैं पैरेलल में। तो कितने बल्ब जोड़ेंगे कि ये जो हमारा पूरा सर्किट का करंट है ये 5 एम्पियर लेना शुरू कर दे। आई का वैल्यू हमारा 5 एम्पियर है। ये कह रहा है कि कितने सारे बल्ब इसमें जोड़ेंगे तो ये सर्किट हमारा 5 एम्पियर लेगा। तो ये चूंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, मान लिया एक बल्ब अगर IB लेता है तो दूसरा बल्ब भी IB लेगा, तीसरा बल्ब भी IB लेगा। इस तरीका से जितने जुड़े रहेंगे सभी मिलके IB लेंगे और ये सभी को जोड़ने पे हमारा 5 एम्पियर आएगा। यानी अगर ये n बल्ब हो तो n इंटू IB इक्वल टू हमारा I ये आना चाहिए। उम्मीद है क्लियर होगा, क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन में आपने पढ़ा होगा कि I का वैल्यू होता है I1 प्लस I2 प्लस I3। इस तरीका से फॉर्मूला बनता है। अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन में कोई रेजिस्टेंस को जोड़ेंगे तो I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3 जितना सारा है सबको जोड़ के निकालते हैं। तो यहाँ सभी हमारा IB है, तो ये IB प्लस IB इस तरीका से n टाइम्स होगा। तो n टाइम्स होगा तो ये n इंटू IB होगा और ये I है जो I होगा करंट का वैल्यू। यानी हमारे पास फॉर्मूला है I इक्वल टू n इंटू IB, जहाँ IB जो है बल्ब का करंट है। यानी हमारे पास ये मिला हुआ है और ये निकालना है, लेकिन ये निकालने के लिए हमको ये की भी जरूरत होगी। यानी ये बल्ब हमारा कितना करंट लेता है इसकी जरूरत होगी। अब हमें एक बल्ब का करंट निकालना है। एक बल्ब का करंट निकालने के लिए हमारे पास ऑप्शंस बल्ब से रिलेटेड यही दो दिए हुए हैं। ये पूरा सर्किट का करंट है, इसे नहीं लेना है। तो P बराबर हम जानते हैं P इक्वल टू होता है V इंटू I। तो I की जगह यहाँ IB होगा बल्ब का I, यानी IB इक्वल टू हो जाएगा P बाई V। P हमारा वाटेज में है 10 वाट और वोल्टेज है 220। 0 कट गया, यानी 1/22 एम्पियर ये हमारा बल्ब का करंट आ गया। अब इसमें अगर पुट कर देंगे तो यहाँ जब पुट करेंगे I का वैल्यू है 5 और ये n निकालना है और IB आ गया 1/22। यहाँ से n बराबर हो जाएगा 5 गुना 22, यानी हो गया 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 है 11। यानी कुल मिला के हमारा 110 बल्ब अगर लगाएंगे, 110 बल्ब, तो सर्किट हमारा 5 एम्पियर का करंट लेना शुरू कर देगा। आपका यह क्वेश्चन का जवाब रेडी है। तो चलते हैं अगले सवाल पे। हमारा अगला सवाल है कि हमारे पास एक इलेक्ट्रिक ओवन है जो 220 वोल्ट पर चलता है, वोल्टेज उसका 220 वोल्ट है और उसमें 2 रेजिस्टेंस लगा हुआ है।
ए और बी दोनों का रेजिस्टेंस जो है सेम है, यानी RA और RB बराबर है 24 ओम के साथ। क्वेश्चन कह रहा है कि इसको हम अलग अलग तरीके से यूज करते हैं। जब सेपरेट यूज करते हैं, पहला केस है कि सेपरेट यूज करना है। सेपरेट का मतलब हो गया तो 24 ओम अकेले, क्योंकि दोनों बराबर है इसलिए दोनों अलग अलग का कुछ सवाल नहीं बनता है। एक 24 ओम रेजिस्टेंस पर यूज करेंगे तो क्या करंट लेगा, अगर दोनों को सीरीज में लगा के यूज करेंगे तो क्या करंट लेगा, और दोनों को पैरेलल में लगा के यूज करेंगे तो क्या करंट लेगा। तो सबसे पहला केस होता है केस फर्स्ट सेपरेट का। सेपरेट का करेंगे तो सर्किट हमारा इस तरीका से बनेगा, ये रेजिस्टेंस है और ये 220 ओम का सप्लाई हमारा कनेक्ट है, ये 24 ओम है। तो इसमें करंट बराबर सीधा सीधा I बराबर ओम्स लॉ लगा देंगे V/R, और कुछ भी नहीं करना है। तो V/R लगाएंगे तो 220/24 आएगा, तो 4 छक 24 और 4 पच्चे 20, 4 पच्चे 20, 36, यानी इसके आसपास 9.16 करके कुछ एम्पियर आपको रिजल्ट आएगा केस 1 में। ठीक है, सिंपल है। केस 2 थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा। केस 2 आपका जो बनेगा, ये सीरीज में दोनों रेजिस्टेंस को जोड़ देना है। ये दोनों रेजिस्टेंस जोड़ दिए 24 ओम और 24 ओम को सीरीज में, तो हमारा टोटल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा 24 + 24 = 48। भी हमारा वही है, फिर ओम्स लॉ लगा देंगे, I बराबर हो जाएगा V/R, यानी 220/48। इसको डिवाइड करेंगे तो हमें रिजल्ट मिल जाएगा। उसी तरीका से 4 से काट देना है, 4 × 4, 4 × 8 12, और ये 4 पच्चे 20, 4 पच्चे 20, 55/12 है। इसको पॉइंट में बदल देंगे, वो हमारा करंट आ जाएगा। तीसरा केस हमारा पैरेलल का है, केस 3 हमारा पैरेलल का आएगा। तो पैरेलल में हमारा इस तरीका से बनेगा, तो 24 और 24 2 है, पैरेलल करेंगे तो रिजल्टेंट आ जाएगा 24/2 यानी 12 ओम्स, और I बराबर हो जाएगा 220/12, तो 4 × 12 और इधर आता है 55, यानी 55/3। इसको पॉइंट में बदल देंगे, वो हमारा आंसर आ जाएगा। यही 3 केस इसमें बनेगा। अब अगले सवाल पर चलते हैं। हमारा अगला जो है सवाल है कि हमारे पास 2 ओम का एक रेजिस्टेंस है। पहले केस में क्या किया गया है कि इसको 1 ओम के साथ सीरीज करके 6 वोल्ट सप्लाई के साथ जोड़ी गई है, और दूसरे केस में जो है 12 ओम के साथ पैरेलल कर 4 वोल्ट सप्लाई के साथ जोड़ी गई है। और दोनों ही केस में हमें पावर के बीच रिलेशन निकालना है, कि पावर को कंपेयर करना है कि क्या अंतर है। जैसे अगर पहले केस में अगर ये P1 पावर ले रहा, दूसरे केस में ये P2 पावर ले रहा है, तो हमें P1/P2 ये रिलेशन निकालना है कि ये क्या होगा। तो पहले केस पर हम आते हैं। पावर निकालने के लिए जो हमारे पास पहला फॉर्मूला है P = VI की जरूरत है। तो यहाँ पे V तो हमारे पास है, I निकाल लेंगे, लेकिन ये फॉर्मूला तभी लगेगा जब हम जिस रेजिस्टेंस के अक्रॉस पावर, जिस रेजिस्टेंस का पावर निकालना चाहते हैं, ये वोल्टेज उसी के अक्रॉस है। तो यहाँ से आप देखिएगा तो ये वोल्टेज यहाँ रेजिस्टेंस के साथ तो जुड़ा हुआ है, लेकिन इधर से लेफ्ट साइड से ये इस रेजिस्टेंस के साथ जुड़ा हुआ है, ना कि इस रेजिस्टेंस के साथ। तो हमारे पास ये वाला फॉर्मूला काम नहीं करेगा। दूसरा फॉर्मूला हमारे पास पावर निकालने का है V²/R। इसमें भी वही कहानी है, V हमारा उस रेजिस्टेंस के क्रॉस होना चाहिए, तो ये फॉर्मूला भी हम नहीं यूटिलाइज कर सकते। तीसरा हमारा है I² R का, पावर का।
तो ये I जो है इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसमें हम I निकालेंगे, तो जो करंट यहाँ से जा रहा है वही करंट फ्लो होगा, इस सीरीज में है। तो सीरीज में I निकालने के लिए सबसे पहले हमको रेजिस्टेंस निकालना होगा, और रेजिस्टेंस के लिए R बराबर हो जाएगा 1 + 2 = 3 ohms। सीरीज में ये रेजिस्टेंस निकल गया। तो अब इस पावर करंट निकाल लेंगे। करंट बराबर हो गया V/R, और V/R का मतलब हो गया 6/3 = 2 एम्पियर। ये करंट हमारा आ गया। अब हम अपना इसके एक्रॉस पावर निकाल लेंगे। पावर बराबर होगा I² × R। तो I है हमारा 2 आया, 2 का स्क्वायर करेंगे, और R हमारा 2 ओम है। ये R नहीं देना, ये R हमारा इक्विवेलेंट वाला R है पूरा का। हमें सिर्फ 2 ओम के क्रॉस पावर निकालना है। तो यहाँ पे 2 ओम लिखा है, यानी 2 दूनी 4 दूनी 8 वाट ये आ गया हमारा पावर। यानी यहाँ पर अगर कंपेयर किया जाए तो P1 आ गया हमारा 8 वाट। अब नीचे हमारा P2 निकालना है। तो सेकंड केस में चलते हैं। सेकंड केस में चलने पर आराम से देखिए, ये सप्लाई जो है लेफ्ट साइड से भी घूम के इस रेजिस्टेंस पे आई है, और राइट साइड से भी घूम के इस रेजिस्टेंस पे आई है। यानी भी हम डायरेक्ट इसमें यूटिलाइज कर सकते हैं। तो P2 निकालने के लिए हमको कुछ करने की जरूरत नहीं है। V²/R जो फॉर्मूला है डायरेक्ट यूटिलाइज कर दीजिए। तो ये हमारा आ गया 4 × 4/2, 2 दूनी 4 यानी 8 वाट। यानी ये पावर भी आ गया हमारा 8 वाट। यानी P1 भी 8 और P2 8। तो हमारे पास आ गया P1/P2 = 1, यानी कि P1 = P2। यानी दोनों ही केस में पावर हमारा सेम है। यही हमारा दोनों के बीच का रिलेशन है। तो आते हैं सवाल नंबर 15 पे। इस सवाल में हमारे पास है 2 बल्ब दिया हुआ, बल्ब 1 और बल्ब 2। बल्ब 1 जो है 100 वाट का है और 220 वोल्ट रेटिंग है, यानी 220 वोल्ट सप्लाई पर जलेगा। और बल्ब 2 60 वाट रेटिंग का, और ये भी 220 वोल्ट सप्लाई से जलेगा। इसको पैरेलल कनेक्शन किया गया है, यानी हमारे पास जो ये 220 वोल्ट सप्लाई है, इससे दोनों बल्ब को, बल्ब 1 हो गया ये, और ये बल्ब 2 हो गया, इन दोनों को पैरेलल में जोड़ के इस सप्लाई के साथ जोड़ा गया, पैरेलल कनेक्शन। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि घरों में आपकी जितनी भी वायरिंग होती है वो सभी पैरेलल कनेक्शन ही चलते हैं। आप जितने बल्ब, ट्यूब, टीवी, फ्रिज, एसी, वॉशिंग मशीन जो भी चलाते हैं, सभी आपका ये 220 वोल्ट सप्लाई के पैरेलल में रहती है। और पैरेलल में रहने पर आप देखते होंगे, जैसे आप 100 वाट के 5 बल्ब अगर एक रूम में जलाते हैं तो टोटल आपको 500 वाट का एनर्जी मिलता है। यानी जितने भी बल्ब जला दे या जितनी भी चीजें जला दे, मान लिया कि 100 वाट का बल्ब जलाते हैं और एक 50 वाट का जो है छोटा पंखा चलाते हैं, तो टोटल बिजली आप खपत कर रहे हैं 150 वाट। तो वही चीज यहाँ है, जब ये 100 वाट का बल्ब है और ये 60 वाट का बल्ब है, इन दोनों को जब हम पैरेलल कनेक्शन में जोड़ेंगे तो टोटल हमारे पास पावर जो होगा, टोटल पावर आ जाएगा 100 + 60, यानी कि 160 वाट हमारे पास एनर्जी कंजम्पशन हो गया। ये हमारा पावर दिया हुआ है, और वोल्टेज दिया हुआ है हमारा 220 वोल्ट। ठीक है, 220 वोल्ट सप्लाई पर हम लोग चला रहे हैं, और टोटल एनर्जी हम लोग 160 वाट ले रहे हैं। और इस स्थिति में, इस सर्किट में जो करंट जा रहा है, करंट फ्लो हो रहा है, देखिए यहाँ से जो एनर्जी निकल रहा है यहाँ दोनों तरफ जा रहा है, और फिर इधर दोनों तरफ से मिलके वापस आके इसमें घुस रहा है। तो ये करंट ही टोटल करंट है। ये टोटल करंट निकालना है। तो हमारे पास P है और V है। P और V से करंट का रिलेशन जो है उसे हम लोग निकालते हैं। हमारे पास जो है उसको पहले नोट कर लेते हैं। हमारे पास आया है P = 160 वाट और V = 220 वोल्ट। ये दोनों चीजें दी हुई है। अब इसको आगे हम लोग सॉल्व करते हैं। अब जानते हैं कि P होता है V × I, तो I हो गया P/V। P है 160 और V है 220। 1 0 1 0 कट गया,
8 दूनी 16 और 11 दूनी 22। इसको जब डिवाइड करेंगे तो 0.73 एम्पियर के आसपास ये आएगा। ये आपका सॉल्यूशन है। इस तरीका से ये प्रॉब्लम सॉल्व होगा। निश्चित है कि आपको बहुत इजीली समझ में आया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 16 पर चलते हैं हम लोग। अगला सवाल हमारे पास है कि हमारे पास एक टीवी है जो 250 वाट का है, उसको 1 घंटे तक चलाते हैं, और एक टोस्टर है जो 1200 वाट का है, उसको 10 मिनट तक चलाते हैं। तो कह रहा है इन दोनों में से एनर्जी कंजम्पशन कौन ज्यादा लेगा। तो पहला केस में देखते हैं कि पावर जो है टीवी का, पावर ऑफ टीवी इक्वल टू है 250 वाट। वाट स्टैंडर्ड यूनिट है, इसलिए इसमें कोई चेंजिंग नहीं करेंगे। स्टैंडर्ड यूनिट का मतलब एसआई यूनिट। और टाइम जो दिया हुआ टी इक्वल टू है 1 आवर। 1 आवर का मतलब हो गया, आवर आपका एसआई यूनिट नहीं है, एसआई यूनिट सेकंड होता है। तो आवर को सेकंड में बदलेंगे तो 60 इंटू 60 सेकंड हो जाएगा। ये हमारा एसआई यूनिट में हो गया। अब जो है हमें एनर्जी निकालना है। एनर्जी कंजम्पशन निकलता है, एनर्जी इक्वल टू होता है P गुने टी। पावर को टाइम से जब गुना करते हैं तो एनर्जी कंजम्पशन निकलता है। तो ये आ गया हमारा 250 इंटू 60 इंटू 60। अब इसको हम लोग गुना करेंगे। 25 छक्का 150 का 1 शून्य, 15 छक्का 90, और बच गया 1 2 3 शून्य, 1 2 3, यानी ये हो गया 9 लाख जूल हमारे पास ये एनर्जी कंजप्शन है टीवी का। 1 घंटे में हमारा टीवी 9 लाख जूल खा रहा है। अब हम टोस्टर का एनर्जी निकालते हैं कि वो कितना कंज्यूम करेगा। तो टोस्टर का पावर जो है, पी टोस्टर आपका है 1200 वाट, ऐसा यूनिट में है, कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे। और टाइम जो है ये है 10 मिनट। 10 मिनट को एसआई यूनिट में चेंज करेंगे तो 10 गुने 60 सेकंड हो गया। ये हमारा एसआई यूनिट में आ गया। अब एनर्जी ऑफ टोस्टर निकालेंगे तो वही फॉर्मूला P गुने टी लगाएंगे। तो पावर है हमारे पास 1200 और ये हो गया 10 गुने 60, तो ये हो गया 12 छक 72 और 1 2 और 2 4 शून्य अलग से इसके साथ। तो ये हो गया 7,20,000 एनर्जी का एसआई यूनिट जूल होता है। तो ये है 7,20,000 जूल और ये आया था हमारा 9 लाख जूल। तो निश्चित है कि टीवी हमारा एनर्जी ज्यादा ले रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा कि टीवी एनर्जी ज्यादा लेगा और टोस्टर उतने टाइम में कम एनर्जी कंज्यूम करेगा। ये आपका 16 नंबर का सॉल्यूशन हो गया। अब अगले पर चलते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है एक हीटर है जिसका रेजिस्टेंस जो है 8 ओम है और वो 15 एम्पियर करंट लेता है ऑन होने पर। इसको चलाया जाता है 2 घंटे तक। रेजिस्टेंस ओम में है, करंट एम्पियर में है, ठीक है। टाइम जो है आवर में है, तो आवर ऐसा यूनिट नहीं है, मिनट सेकंड ऐसा यूनिट है, तो इसको सेकंड में चेंज करना होगा। लेकिन क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि आप बताइए कि किस रेट से ये एनर्जी लेता है। रेट ऑफ एनर्जी पूछ रहा है। रेट ऑफ एनर्जी को पावर बोलते हैं। किसी भी चीज का रेट बोले, कहीं भी फिजिक्स में कहीं भी आपको रेट वर्ड अगर आता है तो रेट वर्ड हमेशा एक प्री डिफाइंड होता है। जैसे कि रेट ऑफ डिस्टेंस वेलोसिटी आ जाता है, रेट ऑफ वेलोसिटी एक्सेलरेशन हो जाता है। सेम टू सेम रेट ऑफ एनर्जी जो है वो पावर कहलाता है। और पावर का हमारे पास 3 फॉर्मूला है। आर और आई को लेकर जो फॉर्मूला आता है हमारे पास वो होता है I²R। अब इसमें वैल्यू रखेंगे तो आई का वैल्यू है 15, तो 15 गुने 15 और आर का वैल्यू है 8। 15 गुने 15 गुने 8, इसको कैलकुलेट करके जो आएगा 15 इंटू 15 हो गया 225। 225 को 8 से हम गुना करेंगे तो 25 8 200 और 8 दूनी 16 और 2 18। ये आ गया आपका 1800 पावर है, तो पावर का हो गया वाट। 1800 वाट एनर्जी लेगा, यानी 1800 जूल प्रति सेकंड की रेट से एनर्जी लेगा। ये हमारा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हुआ। 18 नंबर क्वेश्चन जो है हमारा शॉर्ट आंसर टाइप का क्वेश्चन है।
जिसमें 5 सवाल आपको दिए गए हैं। ये इस चैप्टर का आखिरी सवाल है, आखिरी क्वेश्चन है। तो इसमें हम पहले 2 नंबर पे आते हैं, बी पे। ये कह रहा है आपको कि जो भी हीटिंग इक्विपमेंट है, जैसे हीटर हो गया, टोस्टर हो गया, इस तरीका का जो भी चीज है, उसका जो क्वाइल, हीटिंग क्वाइल होता है, वो एलॉय का क्यों बनाया जाता है। के जवाब के लिए आप देखिए कि हमारे पास मेटल है और नॉन मेटल है। 2 तरह की चीजें हैं। जो मटेरियल हमें बनाना है, मेटल का बनाए या नॉन मेटल का बनाए। कह रहा है कि क्वेश्चन ना इसका बनाया जाता ना इसका बनाया जाता है, एलॉय का क्यों बनाया जाता है। तो इसको हमें करंट देके चलाना है। करंट मेटल से पास करता है और नॉन मेटल से पास नहीं करता है। तो नॉन मेटल का तो बना नहीं सकते हैं। रह गया सवाल मेटल का। तो मेटल का रेजिस्टिविटी बहुत कम होता है। जैसे ही करंट इसको देते हैं, मान लिया ये आपका प्लस है माइनस है, इसके बीच में इसको जोड़ेंगे तो दोनों को शॉर्ट कर देगा, तुरंत ही आपका एक तार गल के गिर जाएगा। तो शॉर्ट होने से बचाने के लिए इस वायर जो लगाएंगे हम, इसमें कुछ रेजिस्टेंस होना चाहिए जो इस करंट को झेल सके। और वही रेजिस्टेंस जो है आपका जो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होगा उसको टक्कर मारेगा और जिससे हीट पैदा होगा। यहाँ पे रेजिस्टेंस नहीं रहने से ये डायरेक्ट करंट फ्लो हो जाता है और शॉर्ट कर जा रहा है और करंट, हमें कोई बेनिफिट नहीं हो रहा है। तो हमें रेजिस्टेंस चाहिए। रेजिस्टेंस हाई इसमें होता है नॉन मेटल में, लेकिन इससे करंट पास ही नहीं करता है। तो हमें एक नया मटेरियल चाहिए जिसमें करंट फ्लो करवाने का गुण इसका है और रोकने का गुण इसका है। तो इन दोनों के बीच मिला जुला के एलॉय बनाते हैं, जिसमें कि नॉन मेटल नहीं मिलाया जाता है। मेटल ही 2-4 तरह का मेटल जिसमें कम कंडक्टिविटी होती है, कुछ एलॉय नॉन मेटल का भी हिस्सा, इस तरीका से मिला के अलग अलग चीजें मिला के एक नया मटेरियल बनाते हैं जो एलॉय होता है, जिसका रेजिस्टिविटी जो है मेटल से अधिक और नॉन मेटल से कम होता है। तो पहला तो ये रेजिस्टिविटी का सवाल हुआ। दूसरी चीज जो है, क्योंकि हीटिंग एलिमेंट में हम लगा रहे हैं, तो हीट होने पर अगर ये पिघल जाएगा तो हमारा काम गड़बड़ा जाएगा। तो इसमें मेल्टिंग पॉइंट अधिक होना चाहिए। मेल्टिंग पॉइंट अधिक होना चाहिए। तो मेटल का मेल्टिंग जो है जिस हिसाब से रहता है उससे ज्यादा एलॉय का लेते हैं। ऐसा एलॉय का मेल्टिंग पॉइंट हमेशा मेटल से अधिक रहता है, जिससे वो काफी हीट होने के बाद भी पिघलता नहीं है। उसका जो है खिंचाने की क्षमता जो है, जैसे बल्ब में ही आप देखते हैं कि पूरा हीट हो जाने के बाद, लाल हो जाने के बाद, या हीटर का कॉइल लाल हो जाने के बाद भी उसका कॉइल जो है बना हुआ ही रहता है, वो पिघल के गिर नहीं जाता है। तो ये जो है स्ट्रेंथ जो है वो चीज हमें एलॉय में मिलता है। दूसरी चीज, नॉन मेटल में अगर मान लिया किसी ढंग से करंट प्रवाहित करते हैं तो हीट होगा तो जल जाएगा, जल के खत्म हो जाएगा। तो हमें ऐसा चीज चाहिए जो जले भी नहीं, वाष्पीकृत हो, इवेपोरेट भी नहीं हो। तो ये सारी चीजें जो है एलॉय में होती है और इसी कारण इसका उपयोग हम लोग करते हैं। अब सेम यही आंसर जो है 1 नंबर का भी है कि टंगस्टन हम लोग बल्ब में क्यों यूज करते हैं। तो बल्ब जो है, जैसे आप टोस्टर वगैरह में तो हीटर वगैरह में मोटे तार, बड़े बड़े तार यूज होते हैं, लेकिन बल्ब में एकदम छोटा सा फिलामेंट यूज किया जाता है। तो जिस चीज का हमारा, जैसे हीटर का कॉइल क्रोमियम का बनता है, तो क्रोमियम भी बल्ब में नहीं लगा सकते क्योंकि बल्ब में एकदम पतला फिलामेंट लगेगा। तो उस स्थिति में उतना हीट होने में क्रोमियम भी लोड नहीं देगा, वो भी टूट जाएगा। टंगस्टन इसमें जो होता है वो काफी ज्यादा हीट होने के बाद भी वो मेल्ट नहीं होता है, रेजिस्टिविटी हाई होती है जिससे लाइट उत्पन्न होता है, और इवेपोरेट भी नहीं होता है, यानी वो हवा में भी नहीं उड़ता है। इन सारे कारणों के कारण जो है बल्ब के अंदर टंगस्टन का यूज किया जाता है। ये दोनों हमारा हो गया। अब आते हैं सी पे। सी में हमारा कहा गया है कि घर में जो है, अभी हम लोगों ने 220 वोल्ट वाले सवाल में भी देखा था, जैसे हमारे पास मान लिया एक बल्ब है, एक टीवी है, एक फ्रिज है। इन सब को अगर हम सीरीज में जोड़ के इसके साथ जोड़ देते हैं इस तरीका से, यानी करंट यहाँ से चलेगा, ऐसे इसमें घुसेगा फिर निकलेगा, फिर इसमें घुसेगा फिर निकलेगा, फिर इसमें घुसेगा निकलेगा और ऐसे आके चलेगा, ये सारी चीजें चालू हो जाएगी। अब अचानक मान लिया बल्ब फ्यूज हो गया, तो बल्ब फ्यूज होगा तो क्या होगा, करंट यहाँ से चला, यहाँ आके रुक गया, आगे जाएगा। यानी एक बल्ब फ्यूज होने से आपका सारा का सारा सिस्टम बंद हो जाए। इसलिए घर में हम सीरीज में नहीं लगा सकते। इसके अलावा और भी चीज देखिए,
जैसे मान लिया ये सारी चीजें जल रही है, आपको टीवी नहीं देखना, इसको बंद करना है। जैसे ही इसको बंद कीजिएगा करंट यहीं पर रुक जाएगा, फिर सब बंद हो जाएगा। यानी किसी भी एक चीज को आप बंद नहीं कर सकते। जबकि पैरेलल में जो है, जैसे हमारा अगर ये 220 वोल्ट सप्लाई है, ये बल्ब लगा हुआ है ऐसे जुटा हुआ है, ये टीवी लगा हुआ है ऐसे जुटा हुआ है, ये फ्रिज लगा हुआ है ऐसे जुटा हुआ है। अब इसको बंद करना है, यहाँ पर एक स्विच लगा दिए, इसको ऑन ऑफ करते रहिए। हमारा क्या है, वोल्टेज जो है इधर से यहाँ इसको जा रहा है, इधर से इधर जा रहा है, इधर से आके इधर आ रहा है, इधर आ रहा है, ये चलता रहेगा। यहाँ पर एक स्विच लगा दीजिए, इसको भी जब चाहे बंद चालू कर सकते हैं, इसको भी स्विच लगा दीजिए। यानी एक करके आप पर्टिकुलर हर चीज को ऑन ऑफ कर सकते हैं। अगर ये खराब भी हो गया तो बाकी चीजें चलती रहेगी, इसलिए सीरीज में उसको नहीं करेंगे। ये दो कारण हुए। अब तीसरे कारण पे आते हैं। जैसे हर चीज, आप घर का कोई भी चीज लीजिए, जैसे बल्ब भी है, ये भी 220 वोल्ट पे चलता है, टीवी भी 220 वोल्ट पे चलता है, फ्रिज भी आपका 220 वोल्ट पे चलता है। हर चीज आपका डिजाइन है 220 वोल्ट पे। अब इसको आप 220 वोल्ट दिए तो यहाँ से गया पहले बल्ब में, ये 220 वोल्ट में से कुछ हिस्सा खा जाएगा। मान लिया 100 वोल्ट भी खाया तो यहाँ से निकलेगा कितना, 110 वोल्ट। 110 टीवी में जा रहा है, टीवी चालू ही नहीं होगा। सभी के क्रॉस हमें 220 वोल्ट चाहिए, जो कि नहीं मिल रहा है। यानी इससे इसमें गया ये कुछ वोल्ट खा जाएगा, इसमें गया ये कुछ वोल्ट खा जाएगा, फिर आ जाएगा। ठीक है, अगर इसमें और कोई इक्विपमेंट बढ़ा देते हैं तो और भी ज्यादा खाने लगेगा। इस तरीका से सारे के सारे कभी चालू ही नहीं हो गए। अलग अलग बनाना पड़ेगा कि बल्ब हम 50 वोल्ट का लगाते हैं, टीवी 50 वोल्ट का लगाते हैं, फ्रिज जो है 110 वोल्ट का लगाते हैं, तो 210 वोल्ट हुआ चलेगा। लेकिन इसमें मान लिया कोई और चीज जोड़ दिया, फिर बढ़ गया, तो ये प्रैक्टिकल नहीं हो पाता है और इस तरीका से हमारा सर्किट रन नहीं करेगा। यानी हर चीज का रेटिंग हमें अलग अलग बनाना पड़ेगा, और वो भी पर्टिकुलर केस के साथ कि आप 3 बॉल के साथ एक टीवी चला सकते हैं, या एक फ्रिज लगा दिए तो टीवी नहीं चला सकते। ऐसा ऐसा कंडीशन बनाना पड़ेगा। तो कौन इतनी गुलामी करेगा, आजादी से पैरेलल में रहिए। इसके अलावा भी जो है, मान लिया ऐसे बल्ब लगाया, फिर एक बल्ब लगाया, टीवी लगाया, फ्रिज लगाया, ऐसे ऐसे करते जाएंगे तो ये कुछ रेजिस्टेंस ये है, कुछ रेजिस्टेंस ये है, कुछ रेजिस्टेंस ये है, कुछ रेजिस्टेंस ये है। मान लिया आपका 2 माले का मकान है, बहुत सारी चीजें आ गई, सब सीरीज में रहेगा, तो ये रेजिस्टेंस काफी हेवी हो जाएगा, आपको कुछ चलेगा ही नहीं। तो ये सारे कारण हैं कि घर का अरेंजमेंट हमेशा पैरेलल कनेक्शन होता है। अगला सवाल हमारा करता है कि एक वायर है, इसका जो है क्रॉस सेक्शन, ये एरिया को बढ़ाएंगे तो हमारा क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं कि वायर का रेजिस्टेंस जो है प्रोपोर्शनल होता है 1/A के, यानी एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो। यानी एरिया बढ़ेगा तो आर घटेगा, एरिया घटेगा तो आर बढ़ेगा। यानी हम इसका एरिया जितना ज्यादा बढ़ाते जाएंगे उतना ज्यादा रेजिस्टेंस हमारा वायर का कम होने लगेगा। जैसे देखिए कि पहले एरिया इतना था तो इससे इलेक्ट्रॉन इतना दूर से निकल रहा था, अब एरिया इतना बढ़ा तो इस सबसे इलेक्ट्रॉन निकलने लगेगा, सबसे इलेक्ट्रॉन निकलने लगा यानी जो इलेक्ट्रॉन रोकने का जो ताकत था वो कम हो गया। पहले 10 ही इलेक्ट्रॉन निकल रहा था, ताकत लगाया हुआ था, अब जो है 100 इलेक्ट्रॉन निकलने लगा, यानी ताकत उसका घट गया। ताकत का मतलब रेजिस्टेंस उसका घट गया, यानी एरिया जितना बढ़ते जाएगा रेजिस्टेंस हमारा घटता जाएगा। अब लास्ट सवाल हमारा है कि हम जो इलेक्ट्रिक वायर हम लोग यूज करता है उसमें कॉपर और एल्युमिनियम का ही प्रयोग क्यों किया जाता है। तो कॉपर और एल्युमिनियम में जो है इलेक्ट्रिक कंडक्शन बहुत अच्छा है, बहुत आराम से इन दोनों में इलेक्ट्रिक यानी करंट फ्लो होता है, इस कारण इन दोनों का यूज किया जाता है। उसमें भी कॉपर का यूज सबसे ज्यादा किया जाता है, क्योंकि कॉपर में स्ट्रेंथ भी होता है, यानी एक तार, ये कॉपर का एक तार, ये एल्युमिनियम का है, तो ये मजबूत होगा, ये कमजोर होगा। इसीलिए एल्युमिनियम का जब भी यूज होता है तो एल्युमिनियम का वायर मोटा रहता है, कॉपर का पतला रहता है, उसमें स्ट्रेंथ कम रहता है। तो ज्यादातर हर चीज में कॉपर का वायर ज्यादा यूज होता है, एल्युमिनियम का कम होता है। लेकिन यही 2 चीजें जो है इलेक्ट्रिक फील्ड में की जाती है। और भी धातुएं हैं जिनमें करंट बहुत अच्छा फ्लो करता है, लेकिन वो काफी महंगी हो जाती है, तो हमें इकोनॉमिकल भी देखना होता है, और उन सारी चीजों को ले देके कॉपर और एल्युमिनियम का ही प्रयोग किया जाता है। तो ये चैप्टर आज हमारा खत्म हो गया है। उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा।
अपने दोस्तों को भी जोड़िए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। इसमें कोई पैसा आपको नहीं लगेगा, आपको पूरा कोर्स में इसमें करवाऊंगा। मिलते रहिए, अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।